हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर 1 में मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में भी मैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आंसर क्लियरली नहीं दिए हुए, सो यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे विथ रेफरेंसेस सो दैट आपके जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए। इसमें बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के कंसीडर किए हैं, इंक्लूडिंग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि हमारा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बिटवीन सीपेज वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बीच में, उसको हम क्या नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में चल के चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम सॉइल सैंपल ले लेते हैं हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अज्यूमिंग, ठीक है, एंड देयर आर सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल ग्रेन्स इनसाइड द सैंपल। और इस सैंपल की जो लेंथ है ये अज्यूम कर लेते हैं कि L है, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम अज्यूम कर लेते हैं A है। अब अगर हम अंडर अ पोटेंशियल फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस, एक सर्टेन हेड के अंडर देयर इज अ फ्लो, तो एक जो अप्रोच वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हमारा पानी अप्रोच करेगा, इट मींस अगर हमारा आपने पानी डाला और पानी हमारा एग्जिट हुआ तो एक वेलोसिटी आई हमारी लेंथ, और उस डिस्टेंस जो ट्रैवल करके टाइम लगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आई, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, जो एक एवरेज टाइम लगा पानी को एंट्री से एग्जिट तक, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एंड अज्यूमिंग कि हमारा जो पानी का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है अंडर पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो ये अप्रोच वेलोसिटी है विच इज द एवरेज वेलोसिटी, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ सुपरफिशियल वेलोसिटी। एंड अज्यूमिंग कि हमारा वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो डार्सीज लॉ इज वैलिड, और हमारा दिस वेलोसिटी इज गिवन बाय k इंटू आई। अगर हम ये अज्यूम करें कि पीजोमीटर्स लगा के कि यहाँ पे एंड्स में जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, विच इज कॉजिंग द फ्लो मल्टीप्लाइड बाय द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, तो ये हमारी निकल आएगी अप्रोच वेलोसिटी, ठीक है। अब हम क्या अज्यूम करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो जो एक्चुअल वेलोसिटी से पानी ट्रेवल कर रहा है दैट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, वो डायरेक्शन चेंज करता हुआ निकल रहा है। तो हम क्या एक अजम्पशन करेंगे कि जो सॉइल ग्रेन्स के अंदर पानी की वेलोसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, बट वी अज्यूम कि हमारा वो डायरेक्शन इन दिस केस इज लीनियर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, विच इज शोन हियर। तो यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है कि हमारा जो एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिससे वेलोसिटी जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ग्रेन्स के अंदर, सॉइल के अंदर जब पानी मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी है पानी की दैट इज vs इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे सीपेज वेलोसिटी। अब हमें इन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश करनी है, जिसके लिए हम अज्यूम करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। वी यूज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो डिस्चार्ज हमारा v इंटू ए होगा, और हमने यहाँ पर वेलोसिटी अज्यूम किया vs यानी सीपेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा वाइड्स है, बिकॉज ये सीपेज वेलोसिटी हमारी जो सॉइल ग्रेन्स के अलावा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच रहा है, तो एरिया ऑफ वाइड्स इज लेस देन टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ वाइड्स। तो इसको आप लिख सकते हो सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v इंटू ए बाई ए वी, इसको आप लिख सकते हो v इंटू ए एल अपॉन ए वी इंटू एल, इसको आप लिख सकते हो v इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, इसको आप अगेन लिख सकते हो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई अप्रोच वेलोसिटी या सीपेज सुपरफिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई दिस n, volume of void divided by the total volume of
सॉइल सैंपल इज कॉल्ड पोरेसिटी। ठीक है, इसको वापस से हम लिख सकते हैं कि जो सीपेज वेलोसिटी है, जो एक्चुअल फिक्सियस वेलोसिटी है, दिस इज एक्चुअल फिक्सियस वेलोसिटी, जिससे हमारा पानी जो है वो सॉइल के अंदर मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से सीप कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम इफेक्टिव वेलोसिटी भी कहते हैं, सीपेज वेलोसिटी को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीपेज वेलोसिटी है वो इफेक्टिव वेलोसिटी है, बिकॉज यहाँ पे इफेक्टिव एरिया ऑफ फ्लो है, यहाँ पर वॉइड्स के अंदर जो फ्लो हो रहा है, और हमारी जो एवरेज वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी थी, वो सुपरफिशियल वेलोसिटी है। तो ये जो इफेक्टिव वेलोसिटी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, KI/N। इसमें परमिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सॉइल इज कांस्टेंट, पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज कांस्टेंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा वेरी करता रहेगा। तो जो ये K/N पैरामीटर, इट कैन बी ट्रीटेड एज वन डिफरेंट कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड एज Kp मल्टीप्लाइड बाई द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहाँ पर सीपेज वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बीच में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर मैंने वेंकटरमैया की बुक का एक रेफरेंस दिया रखा है, सो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। जो सीपेज कोफिशिएंट है, इसको आप कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखेंगे, इट इज गिवन बाई K = K0 G/μ। जहां पर आप इंट्रिंसिक परमिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे म्यू जो है, दिस इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अंडर कंसिडरेशन। जी हमारा आपको पता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, एंड K0 इज द परमिबिलिटी। तो इस कांस्टेंट के वैल्यू को बोलेंगे फॉर अ गिवन सॉइल इज कॉल्ड सीपेज कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है, ये हम जनरली एक्वाफर के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारा एक एक्वाफर है जिसकी जो थिकनेस है वो B है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम देखें, तो वी विल अज्यूम कि फ्लो यहाँ पे ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो डिस्चार्ज है वो Q है, और इसकी जो यूनिट विड्थ अगर हम अज्यूम कर लें कि इसकी जो विड्थ है वो 1 यूनिट है, और जो फ्लो हो रहा है दिस इज अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी I की वैल्यू हमारी 1 ले लिया आपने। तो आपका डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग वन डायमेंशनल फ्लो अज्यूम करते हुए इट विल बी K × I × A ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका 1 यूनिट हो गया, एरिया आपका B × 1 हो गया, तो आपका जो डिस्चार्ज हो गया, इस डिस्चार्ज को हम बोलेंगे ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ दिस एक्वाफर। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द एक्वाफर which is defined as the discharge carrying capacity of aquifer for a unit width and unit hydraulic gradient। तो इसकी यूनिट क्या हो गई हमारी, इसको आप लिख सकते हो L² T। यहां पर लिखा हुआ है कि ट्यूबवेल्स जिनकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, बिकॉज जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है, या बेसिकली पानी निकालने की कैपेसिटी है, ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी है, वो हमारी एज्यूम की जाएगी फॉर इरिगेशन पर्पस 1 × 10⁵ लीटर पर डे पर मीटर। तो यहाँ पर कई सारी यूनिट्स हैं इसकी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में लिख सकते हैं, लीटर पर डे पर मीटर विड्थ में लिख सकते हैं। तो जनरली जो रेंज है हमारी 1 × 10⁶ लीटर पर डे पर मीटर से लेकर 1 × 10⁴ लीटर पर डे पर मीटर के अप्रॉक्स हम लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम करेक्ट आंसर लेंगे वो हमारा ऑप्शन C रहेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन दिया है और इस पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में आपको कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारी यहाँ पर जो पाइल दी है, दिस इज 450 mm इन डायमीटर। तो ये पाइल है, इसका डायमीटर इज 450 mm, इट मीन्स इट इज अ सर्कुलर पाइल। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ये 15 मीटर दी है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और यही हमारा ग्राउंड वाटर टेबल भी यहीं पर एग्जिस्ट कर रही है। तो विल मार्क लाइक दिस, यानी हमारा ये पूरा सरफेस सबमर्ज्ड है, और इस पर हमने एक पाइल को ड्राइव किया, एंड दिस तो सॉफ्ट क्ले यहां पर दी हुई है, और इसकी अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ जो दी हुई है वो वेरी कर रही है लीनियरली विथ डेप्थ, यानी हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ एट ग्राउंड सरफेस है वो 0 है, एंड इट इज वेरिंग विथ डेप्थ। जैसे जैसे हम लेंथ L यानी टिप ऑफ, दिस इज कॉल्ड टिप ऑफ पाइल, तो इस पाइल की टिप तक जाएंगे तो वहां पे जो हमारी बियरिंग लेवल पे जो अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ है
वो 0.22 इंटू सिग्मा z डैश हो जाएगी, एंड दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहां पे बिकॉज यहां पे ये सबमर्ज्ड है, तो यहां पे ग्राउंड लेवल पे आप लिख सकते हो 0.22 इंटू गामा सबमर्ज इंटू एल। तो यार यहां पर यही पर चीज लिखी हुई है, और हमसे बोला जा रहा है कि अलाउबल पाइल लोड कैपेसिटी निकालना है यूजिंग टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि जो हमारी पाइल लोड कैपेसिटी है इन केस ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल्स, इन केस ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल्स we use effective stress analysis, or in case of piles driven into clay soils या fine grained soils, वहां पे हम यूज करते हैं टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। टोटल स्ट्रेस एनालिसिस में क्या करते हैं, जो हम शॉर्ट टर्म लोड कैरिंग कैपेसिटी है पाइल की, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो कि हमने एम्बेड कर रखी है, दैट इज रिलेटेड टू दी अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ दी क्ले सॉइल या फाइन ग्रेन सॉइल। तो टोटल स्ट्रेस एनालिसिस में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हम रिलेट कर रहे हैं कि हमारी जो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ कैपेसिटी है उसके टर्म्स में। ठीक है, तो अब आपको पता है यहां पर हमसे पूछा जा रहा है लोड कैरिंग कैपेसिटी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 2 लेना है, और सैचुरेटेड यूनिट वेट हमारा दिया है पानी सॉइल का 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब हम 1 बाय 1 चलते हैं। तो जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है पाइल की, इट इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। एक होगी हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, यहां पे ये अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, ये हम अल्टीमेट की बात कर रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है अलाउबल। तो जो हमारा अलाउबल होगा दैट विल बी गिवन बाय अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया होता तो वी वुड हैव अज्यूम 2.5, बट यहां पर मेंशन्ड है कि वी आर हैव टू यूज 2, तो विल यूज 2। और हमारी यहां पर होगी फ्रिक्शनल लोड कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम बोलेंगे स्किन फ्रिक्शन, बिकॉज यहां पे ये क्लेई सॉइल है, तो हमारी जो फ्रिक्शनल कैपेसिटी है वो बल्कि ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारे बेसिकली इंडिकेट करेगा पॉइंट रेजिस्टेंस, जिसको हम लिखते हैं CU/BNC इंटू बियरिंग एरिया, प्लस फ्रिक्शनल स्किन फ्रिक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो एडहेसिव स्ट्रेसेस है मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया। बिकॉज जैसे ही हमने पाइल को ड्राइव किया तो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस हमारी मोबिलाइज हो जाती हैं ड्यू टू एडहेशन, तो इस फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस को हम बोलेंगे FS। ठीक है, और बिकॉज यहां पर अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ से हम FS को रिलेट कर रहे हैं, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय इंटीग्रेशन, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, तो वी विल गो बाय सिंपल। ठीक है, तो FS एवरेज हम ले लेंगे, बिकॉज थ्रू आउट दी डेप्थ हमारे जो FS वैल्यू है, जो एडहेसिव फोर्सेस वेरी करेंगे, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द CU वैल्यू, और हमारी जो CU वैल्यू है वो थ्रू आउट द डेप्थ वेरी कर रही है, जो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली जो आप नॉमेनक्लेचर यूज करते हो, यहाँ पे SU को CU लिखा हुआ है। तो FS जो है वो आपका डिपेंड करेगा हमारा अल्फा इंटू CU। दिस इज कॉल्ड अल्फा मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, जिसमें हम पाइल के केस में टोटल स्ट्रेस एनालिसिस की अप्रोच यूज कर रहे हैं, जिसमें इट इज रिलेटेड टू अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो अल्फा CU हो जाएगा, एंड वी हैव टू टेक अल्फा वैल्यू एज द एवरेज एंड CU वैल्यू एज द एवरेज। ठीक है, और AS हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा, विच इज गिवन एज पाई इंटू डायमीटर ऑफ द पाइल इंटू लेंथ ऑफ द पाइल। अब हमारा 1 बाय 1 हम चलते हैं। QB हमारा कितना हो जाएगा, CUB इंटू NC इंटू AB। मैं NC की वैल्यू यहां पर नहीं दी हुई है, तो यहां पर हमारे पास NC के लिए 2 रिकमेंडेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं, हमेशा याद रखिए। इट इज गिवन एज 9, कंडीशन इज ग्रेटर, ये कि हमारा जो L/D रेशियो है पाइल के लिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो, और हमारा जो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है एट बियरिंग लेवल यानी टिप लेवल पे, इट इज ग्रेटर देन 25 किलो पास्कल। दूसरा केस ये होता है कि हम NC इक्वल टू 6 लेते हैं जब CUB लेस देन 23 किलो पास्कल होगा, 25 किलो पास्कल। ठीक है,
तो इसके बेसिस पर हम एनसी की वैल्यू लेंगे। तो हमारी जो एनसी की वैल्यू है, आपने जनरली एन वैल्यू यूज किया होगा 9, बट एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन है एज पर रिसर्चर्स वो ये है, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको CUB की वैल्यू निकालनी है। तो CUB की वैल्यू आपकी कितनी होगी, मैंने बताया 0.22 गामा सबमर्ज्ड यानी गामा सैचुरेटेड हमारा 17 हो गया, माइनस 9.81 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द पाइल, बिकॉज हम टिप पर ले रहे हैं तो लेंथ ऑफ पाइल इज 15। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो जो बियरिंग लेवल पे हमारी अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ निकल कर आएगी, दैट इज गिवन बाई 23.8 किलो पास्कल। अब बिकॉज ये वैल्यू हमारी 25 किलो पास्कल से कम है, तो वी विल यूज ये हमारी जो एनसी की वैल्यू है वो हम 6 ले लेंगे। तो हमारी QUB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CUB 23.8 इंटू 6 इंटू एरिया, बियरिंग एरिया हमारा पाई d स्क्वायर बाई 4, d हमारा डायमीटर है 0.45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे एंड सॉल्व करोगे तो विल अप्रोक्सीमेटली गेट 23 किलो न्यूटन एज द एंड बियरिंग कैपेसिटी इन अल्टीमेट लोड लेवल। अब आते हैं एफएस की वैल्यू के एस्टिमेशन के लिए। तो एफएस की वैल्यू मैंने आपको बताया, इट इज गिवन एज अल्फा बार CU, ठीक है। अल्फा बार की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो वी विल यूज सम प्रोविजंस। मैं आपको टेबल बना के आपको बता देता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले, ठीक है, अगर हमारी सॉइल जो है वो सॉफ्ट टू वेरी सॉफ्ट है या मीडियम है, मीडियम कंसिस्टेंसी की है, या स्टिफ है, या स्टिफ टू वेरी हार्ड है, तो इसके बेसिस पर हम अल्फा की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं फॉर ड्रिवन पाइल्स, जो हमारा IS कोड है जो सजेस्ट करता है। तो ड्रिवन पाइल्स के लिए हमारी ये कंसिस्टेंसी हो गई, और जो हमारी वैल्यू होगी अल्फा की एवरेज वैल्यू जो हम लेंगे दिस सॉफ्ट सॉइल के लिए हमारी होगी 1, 0.7, 0.4 एंड 0.3। तो जो टॉमलिंसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेस्ड ऑन दिस कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू दिस CU वैल्यू, ठीक है। तो उन्होंने ग्राफ सजेस्ट किया, वो ग्राफ कुछ ऐसा था, टॉमलिंसन ने यहाँ पे इस साइड अल्फा की वैल्यू ली, वो ग्राफ कुछ ऐसे वेरी करता है, और ये CU की, जैसे जैसे CU की वैल्यू बढ़ रही है, कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, हमारी अल्फा की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। तो सॉफ्ट से वेरी सॉफ्ट सॉइल्स के लिए हम 1 फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, हम एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज कर लें, जो कि मर्फी ने सजेस्ट किए थे, आपको एक बुक में मिल जाएंगे स्टैंडर्ड बुक्स में, जहां पर स्किन फ्रैक्शन की वैल्यू जो सजेस्ट की गई है, 2 फॉर्मूले से सजेस्ट की गई है, 0.5 इंटू SU इंटू सिग्मा Z0। तो सिग्मा Z0 जो है वो हम किस लेवल पे कैलकुलेट करेंगे, एट L/2, हाफ डेप्थ पे हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा Z0, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है। और दूसरी वैल्यू होगी 0.5 SU की पावर 0.75 इंटू सिग्मा Z0 की पावर 0.25। दिस शुड बी एट L/2। इसमें से आप जो सॉल्व करोगे, इसमें से जो लेसर वैल्यू होगी वो आपको स्किन फ्रिक्शन में लेनी है, ठीक है। तो ये लेसर वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8.7 एज द स्किन फ्रिक्शन। तो यहां पर जो SU की वैल्यू है ये आपको पता है, इट इज गिवन एज 0.22 गामा सबमर्ज्ड इंटू L/2। L/2 आप 7.5 रख लोगे, और गामा सबमर्ज्ड आपको पता है, और Z0 की वैल्यू भी आपको पता है, गामा सबमर्ज्ड इंटू L/2। तो यहां से सिंप्लीफाई करके जो लेसर वैल्यू आपको मिलेगी वो 8.7 मिलेगी, एंड तब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि अल्टीमेट फ्रिक्शनल कैपेसिटी जो स्किन फ्रिक्शन की लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो FS इंटू सरफेस एरिया पाई इंटू D इंटू L। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8.7, 3.14,
0.45 इंटू 15, तो यू विल गेट, आपको क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शनल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 184। अब आप, ये थोड़ा सा टिपिकल अप्रोच है जो कि आप एग्जाम में नहीं यूज कर सकते थे, तो वील एज्यूम कि हमारा जो सॉफ्ट सॉइल के लिए आईएस कोड अल्फा की वैल्यू सजेस्ट करता है वो 1 एज्यूम करने को कहता है, तो वील एज्यूम बाई 1। ठीक है, तो हम यहां पर एफ एस जो हमें एस्टिमेशन करना था, एफ एस इंटू ए एस, विल यूज अल्फा इंटू सी यू इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अल्फा एवरेज, सी यू एवरेज, और सरफेस एरिया अल्फा की वैल्यू हमने 1 एज्यूम कर ली, सी यू की वैल्यू आपको पता है 0.22 गामा सबमर्ज्ड इंटू L/2 एवरेज, हमें L/2 पे जो वैल्यू आई उसको हमने एवरेज ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू डी इंटू एल, बिकॉज सरफेस एरिया में टोटल लेना है पाइल के लिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.250 1.26 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि इस अप्रोच से आपका जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा वो आपका हो जाएगा 251.26 प्लस 23 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 274.26 किलो न्यूटन, और आपका जो अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 274.26 डिवाइडेड बाई 2, विच इज गिवन बाई 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 137 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस अप्रोच को यूज करके करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अलाउबल कैरिंग कैपेसिटी आएगा 184 प्लस 23 आपका फ्रिक्शन बियरिंग रेजिस्टेंस आया था, बियरिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी आई थी, डिवाइडेड बाई 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 104 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये वाली वैल्यू जो पहली वाला केस आया आपका उसके अप्रॉक्स है, विच इज अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं बिकॉज अलाउबल लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछा और कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। बट इफ यू गो बाई अप्रोक्सीमेशन, तो अगर आपसे कहा जाता कि नियरेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी के नियर अबाउट होगा, बट एम्पैरिकली अगर देखें तो हमारा कोई भी ऑप्शन इनमें करेक्ट नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट यूजफुल जियोसिंथेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज क्लोजली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए जो जियोसिंथेटिक की मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है ये हमें बतानी है, एंड इट शुड बी दी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स वी कैन मेजर डायरेक्टली, ठीक है, एट साइट। ठीक है, हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं फिजिकली उसको विदाउट यूज ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बिना टेस्टिंग परफॉर्म किए। ठीक है, विदाउट टेस्टिंग। ठीक है, मीन्स सम फिजिकल मेजरमेंट्स का यूज करके हम जियोसिंथेटिक की इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस को कोरिलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जियोसिंथेटिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम सॉइल स्टेबलाइजेशन में यूज करते हैं वो मैंने आपको दिखाई हुई, जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड्स, जियो नेट्स, जियो मेम्ब्रेन्स, जियो सिंथेटिक क्ले लाइनर्स, जियो फोम, जियो सेल्स, जियो कंपोजिट्स। और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज करते हैं जियो सिंथेटिक्स के लिए, पहला जो प्राइमरली फंक्शन है रेनफोर्समेंट के लिए यूज करते हैं, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, ड्रेनेज पर्पस के लिए यूज करते हैं, फ्लूइड बैरियर की तरह यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। प्रोटेक्शन कि और इनका जो यूसेज है वो डिपेंड करता है कि करस्पॉन्डिंग हमारी जियोसिंथेटिक की क्या प्रॉपर्टीज है, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा। तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जियोसिंथेटिक की, एंड दिस इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यूनिट मास जो है, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको आप सिंपली मेजर कर सकते हो मास पर यूनिट एरिया। अगर आपको एरिया पता है और मास पता है तो यू कैन डिटरमाइन द मास पर यूनिट एरिया। ठीक है,
इसकी यूजुअली यूनिट जो होगी यूनिट ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में हम लिखते हैं। और जो मास पर यूनिट एरिया है विथ नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जियोसिंथेटिक्स कैन बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ कॉस्ट। एक तो कॉस्ट हम असेस कर सकते हैं, जितना ज्यादा मास पर यूनिट एरिया होगा उसकी कॉस्ट जो जियोसिंथेटिक्स की होगी वो उतनी ज्यादा होगी। साथ ही साथ हम मास पर यूनिट एरिया से कोरिलेट कर सकते हैं कि सेवरल अदर प्रॉपर्टीज जो कि हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टियर स्ट्रेंथ है, पंचर स्ट्रेंथ है, विच आर इंडिकेटर्स ऑफ इट्स इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस। कि हमारा जियोसिंथेटिक्स जो की परफॉर्मेंस जो होगी वो इस इन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगी कि हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, टियर स्ट्रेंथ कितनी है, पंचर स्ट्रेंथ कितनी है, एटसेट्रा। एंड दीज इंजीनियरिंग strengths, engineering parameters, engineering performance से जो correlate factors हैं, we can assess it from mass per unit area। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा भी गया है it can be used for the quality control of delivered geosynthetics to determine the specimen conformation। तो जो भी साइट पर आपका आ रहा है, आप जियोसिंथेटिक की मास पर यूनिट एरिया का मेजरमेंट करके फिजिकली असेस कर सकते हैं कि वो हमारी कंडीशंस को सूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो जनरली हमारा 100 to 1000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर हमारे जो नॉर्मल जियोसिंथेटिक्स हैं उनकी मास पर यूनिट एरिया अवेलेबल है इस फॉर्मेट में। दूसरा जो फिजिकल पैरामीटर है वो है थिकनेस, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स अपर लेयर और बॉटम लेयर के बीच में जो दूरी है वो कितनी रहेगी अंडर अ नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस। जनरली जो नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस लेते हैं थिकनेस मेजरमेंट के टाइम कि हमने उसको प्रेस किया, लोड अप्लाई किया, और वो लोड होगा 2 किलो पास्कल फॉर जियोटेक्सटाइल, 20 किलो पास्कल फॉर जियोग्रिड्स एंड जियोमेम्ब्रेन फॉर 5 सेकेंड्स। हम 5 सेकेंड तक कितना प्रेशर अप्लाई करके रखेंगे और जो हमारी टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर टू द लोड वो हमारी थिकनेस होगी। थिकनेस टेस्टिंग मशीन या थिकनेस टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी मेजर से हम उसकी थिकनेस निकाल सकते हैं। जो कॉमनली यूज जियोसिंथेटिक्स है उनकी जो थिकनेस है वो 10 से लेके 300 मिल्स तक वेरी करती है, और जो 1 मिल है दैट इज इक्वल टू 0.025 mm। तो यहाँ मिल जो है वो जियोसिंथेटिक की थिकनेस की यूनिट है, एंड 1 मिल इज इक्वल टू 0.025 mm। तो जो जियो मेम्ब्रेन्स यूज की जा रही हैं जियोसिंथेटिक्स के लिए आजकल, उसमें हमारी जो नॉर्मल थिकनेस है वो 20 मिल से ग्रेटर रहती है, एंड इट इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ मैनी जियोसिंथेटिक्स। तो आप थिकनेस से क्वालिटी वगैरह असेस कर सकते हो, बट जनरली इट इज नॉट रिलेटेड टू इट्स पंचर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस। उसका नेक्स्ट क्राइटेरिया है जो स्टिफनेस है, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज इट्स एबिलिटी टू रजिस्ट फ्रैक्चर यानी बेंडिंग एक्शन में अंडर इट्स ओन वेट। स्टिफनेस प्रॉपर्टी है, इट इज कैन बी मेजर्ड बाय इट्स कैपेसिटी टू फॉर्म अ कैंटिलीवर बीम विदाउट एक्सीडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउनवर्ड बेंडिंग अंडर इट्स ओन वेट। तो सिंगल कैंटिलीवर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और जो स्टिफनेस है ये हमारी वो प्रॉपर्टी है वो इंडिकेट करती है कि feasibility of providing a suitable working surface for installation, workability and constructability of geosynthetic defined as its ability to support work personnel in uncovered state and construction equipments during initial stages of cover plate placement depending on the geosynthetic stiffness as well as other factors। तो ये हमारा इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, बट इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर असेसिंग द इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस इनिशियली फॉर अ जियोसिंथेटिक। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा मास पर यूनिट एरिया। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड पंचर स्ट्रेंथ ऑफ जियोसिंथेटिक्स, विच इज क्लोज इंडिकेटर ऑफ इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ जियोसिंथेटिक। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IS 1892 के अकॉर्डिंग हमारा कटिंग एज की मैक्सिमम थिकनेस आपको कितनी रखनी है फॉर अ सैम्पलिंग ट्यूब, बिकॉज सैम्पलिंग ट्यूब के साथ ही हमारा कटिंग एज फिटेड है, और जो एक्सटर्नल डायमीटर हमारा दिया है वो है कटिंग एज का, इसको मान लेते हैं DW as 70 mm, विच इज रिक्वायर्ड फॉर सैम्पलिंग इन एन अनडिस्टर्ब्ड स्टिफ क्ले सॉइल। तो हमारा जो टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन दिया हुआ है वो स्टिफ क्ले दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक कटिंग एज की डायमेंशनिंग दी हुई है, विच इज अटैच टू अ सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब के एंड में हमारी कटिंग शू लगा रहता है। कटिंग एज के में 2 पार्ट्स हैं, एक सैंपल है का ट्यूब है जिसमें हमारा सैंपल जाएगा अंदर, और कटिंग शू जो कि हमारा सैंपल को जहां से हमारा सैंपल अंदर आएगा सैंपल ट्यूब के।
तो बेसिकली हम इसको इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग द सैम्पलिंग या सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। तो इनकी जो डायमेंशंस हैं वो कंट्रोल करती हैं हमारी उनकी परफॉर्मेंस, जो हमारा सैम्पलर होगा उसकी परफॉर्मेंस इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए 3 फिजिकल पैरामीटर्स हमारे कोड IS 1892 जो कि सजेस्ट करता है सब सर्विस इन्वेस्टिगेशन फॉर फाउंडेशंस में आपको कैसे क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, क्या हमारे सैम्पलर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस फॉलो करने हैं। तो जो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस है कि सॉइल सैंपल जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं हम, तो जो भी मिट्टी का सैंपल सॉइल का सैंपल जा रहा है उस पर डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस हमारा 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। इनसाइड वॉल फ्रिक्शन क्या है, नॉन रिटर्न वॉल कैसी लगी हुई है उसमें, और हमारी कटिंग एज क्या है। तो यहाँ पर हम सिर्फ कटिंग एज के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, विच इज नोन एज इनसाइड क्लियरेंस, आउटसाइड क्लियरेंस, एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज एरिया रेशियो विच इज रिप्रेजेंटेड एज AR। तो जो इनसाइड क्लियरेंस है वो हमारा कटिंग एज का एक लिमिट में होना चाहिए एंड इट शुड बी बिटवीन 1 से 3% ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ सैंपल का, जो सैंपल का ट्यूब का इनसाइड डायमीटर है, यानी कटिंग इज अटैच्ड विथ सैंपल ट्यूब। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सैंपल ट्यूब का इनसाइड डायमीटर है वो DS है, आउटसाइड डायमीटर DT है, कटिंग एज का जो इनसाइड डायमीटर है वो DC है, और आउटसाइड डायमीटर हमारा कटिंग शू का DW है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो सैंपल ट्यूब का जो इनसाइड डायमीटर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू DC, कि जो भी सैंपल मिट्टी का जाएगा इट शुड बी कैपेबल फॉर इलास्टिक एक्सपेंशन। तो DS इज ग्रेटर देन DC। वैसे ही कटिंग शू का जो आउटसाइड डायमीटर है वो हमारा ग्रेटर देन आउटसाइड डायमीटर ऑफ सैंपल ट्यूब है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारी जो इनसाइड क्लियरेंस है वो सजेस्ट की गई है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा इनसाइड डायमीटर है वो हमारा इनसाइड क्लियरेंस डिसाइड करेगा। तो CI विल बी गिवन बाय DS माइनस DC अपॉन DC इंटू 100। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसी तरह हमारा जो आउटसाइड क्लियरेंस होगा, ये आउटसाइड डायमीटर जो सैंपल ट्यूब और कटिंग शू का होगा, तो DW माइनस DT जो बाद वाला पैरामीटर है उसको आप डिनोमिनेटर में लेंगे। और एक थर्ड पैरामीटर है जो कि एरिया रेशियो है, इट इज एक्सप्रेस्ड फॉर दिस कटिंग शू। तो कटिंग शू के लिए जो एरिया रेशियो है वो गिवन होगा, इसमें आउटसाइड डायमीटर का स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर डिवाइडेड बाई DC स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एरिया रेशियो जो है कटिंग शू का, उसके लिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इट हैज टू बी केप्ट एज पर स्पेसिफाइड लिमिट्स। तो हम कम से कम एरिया रेशियो रखेंगे, इट शुड बी लेस एज पॉसिबल। जो हमारा स्टिफ फॉर्मेशन है उसके लिए हमारा 20% होता है, और जो सॉफ्ट सेंसिटिव क्लेज है उसके लिए हम और भी वैल्यू कम रखेंगे, सो दैट जो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस है वो रिड्यूस करें। तो वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट इनसाइड क्लियरेंस, वहां पे हम पिस्टन सैंपलर यूज करते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग शू एंड इनसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग शू। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो DW है यहाँ पे 70 mm दिया हुआ है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कटिंग शू। ठीक है, तो हम जो फॉर्मेशन है, बिकॉज वहां पर अनडिस्टर्ब्ड स्टिफ फॉर्मेशन लिया है, तो इसके लिए हम अपनी एरिया रेशियो को लिमिट करेंगे 20%। तो 20% लिमिट करेंगे तो 0.2 इज इक्वल टू एरिया रेशियो 70 का होल स्क्वायर माइनस DC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय DC का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा DC की जो वैल्यू आएगी, दिस इज 63.9 mm। ठीक है, तो 63.9 mm अगर आपकी आ गई तो थिकनेस होगी, ये हमारी थिकनेस है, मैक्सिमम थिकनेस इज Tmax। तो Tmax जो होगा दैट विल बी गिवन बाई DW माइनस DC बाई 2। तो DW हमारा 70 mm था, DC हमारा 63.9 mm आया, डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3.05 mm एज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द डायमीटर। ठीक है, 3.05 mm। और जो बाकी पैरामीटर्स हैं, जो इनसाइड क्लियरेंस है मैंने आपको बताया, इट इज फॉर इलास्टिक एक्सपेंशन ऑफ सॉइल एज इट एंटर्स द ट्यूब। जब हमारी सॉइल एंटर कर रही है तो इट अलाउज फॉर इलास्टिक एक्सपेंशन, फ्रिक्शनल ड्रैग को कम करेगी एंड हेल्प्स टू रिटेन द कोर। एक बार हमारा कोर सैंपल ट्यूब के अंदर आ गया तो इट हेल्प्स टू रिटेन द कोर।
आउटसाइड डायमीटर में हमारा जो है आउटसाइड क्लियरेंस शुड नॉट बी मच ग्रेटर देन इनसाइड क्लियरेंस। आउटसाइड क्लियरेंस हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू इनसाइड क्लियरेंस CO/C9। दिस फैसिलिटेट्स द विड्रॉल ऑफ सैंपलर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर आउटसाइड क्लियरेंस हमारा बहुत ज्यादा होगा तो जब हम सैंपल को विड्रॉ करेंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द सैंपलर जब हम विड्रॉल प्रोसेस करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि आउटसाइड क्लियरेंस जो है वो हमारा इनसाइड क्लियरेंस से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एजम्पशन। यहाँ पे एक एजम्पशन दिया है। एजम्पशन क्या है कि जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वो स्मॉल चेंजेस इन इफेक्टिव स्ट्रेस हो रहा है मेड इन अराइविंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ट्रांजिएंट फ्लो ड्यूरिंग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर हमने जो थ्योरी यूज करते हैं दैट इज टरज़ागीज वन डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, तो वन डायमेंशनल थ्योरी में हम क्या करते हैं, जो हमारा रेट ऑफ सेटलमेंट है, रेट ऑफ सेटलमेंट इज कोरिलेटेड विथ रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। बेसिक फंडामेंटल ये है कि जो रेट ऑफ सेटलमेंट है कंसोलिडेशन विच इज रिलेटेड टू कंसोलिडेशन, वो हमारा किस रेट से हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस जितनी ज्यादा रेट से हमारा डेसिपेट होगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, उतनी रेट से हमारा सेटलमेंट होगा। एंड दिस डेसिपेशन इज एक्सप्रेस्ड एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एज U। तो हम टरज़ागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी से जो ट्रांजिएंट फ्लो के लिए वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकलती है हमारी डेरिवेशन से, डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, del U by del T मींस जिस टाइम रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ पोर प्रेशर, इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज CV मल्टीप्लाइड बाई डेल स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल Z स्क्वायर। पोर प्रेशर हमारा डेप्थ के अक्रॉस कैसे चेंज हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन है मल्टीप्लाइड बाई द CV। जो CV है ये हमारा कौन सा पैरामीटर है, इट इज अ पैरामीटर गवर्निंग दी टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन, और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, हैविंग यूनिट्स ऑफ L स्क्वायर बाई T। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई ट्रांजिएंट फ्लो के लिए, ये हमारी कुछ सर्टेन एजम्पशंस हम करते हैं जिनका हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज्यूम करके डेराइव कर सकते हैं। तो हम एक अगर कोई सॉइल सैंपल ले लें जिसकी जो थिकनेस है वो एज्यूम कर लें कि H है, और हम इस पे इफेक्टिव स्ट्रेस जब चेंज करेंगे इस सॉइल सैंपल के अंदर डेल्टा सिग्मा, तो देयर विल बी सेटलमेंट ऑफ दिस सॉइल। ठीक है, तो ये जो डेप्थ है ये हम अज्यूम करेंगे दिस इज इन Z डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकल सिंगल डायरेक्शन। X डायरेक्शन हमारी ये हमारी X डायरेक्शन है, ये हमारी Y डायरेक्शन है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि X और Y डायरेक्शन में हमारा कोई भी कंसोलिडेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, यानी कोई भी सेटलमेंट हमारा X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन में हम नहीं अज्यूम कर रहे हैं। हम टरज़ागी वन डायमेंशनल थ्योरी में Z डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वन डायमेंशनल फ्लो इन Z डायरेक्शन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे कि X डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी और Y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस दैट इज 0। ग्रेडियंट जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट इन X एंड Y डायरेक्शन इज 0। उसी तरह हमने ये अज्यूम किया कि बिकॉज वन डायमेंशनल थ्योरी है, हमारा डायर्सीज लॉ इज एप्लीकेबल, तो हमारा V इज इक्वल टू हम लिखते हैं KI, तो VZ जो होगा वो KZ इंटू IZ होगा, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा जो होगा IZ वो डेल H जो हमारा H है, दिस इज दी पोर प्रेशर की वजह से जो पोटेंशियल हेड है जिसकी वजह से हमारा फ्लो कॉजिंग कंडीशन बन रही है, जिसकी वजह से फर्दर हमारा कंसोलिडेशन होगा। जो हेड है पोर प्रेशर हेड वो हमारा डेल्टा H है, उसका डेप्थ के साथ कैसे चेंज हो रहा है, दिस इज विल बी द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। H बाई L होता है, तो हमारी जो लेंथ है वो इन वर्टिकल डायरेक्शन है, तो हमारी ये इक्वेशन होगी डायर्सी लॉ के लिए।
सॉयल होमोजीनियस है, यानी हमारी जो प्रॉपर्टीज है थ्रू आउट द डेप्थ, स्पेशली जो परमिबिलिटी है, दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेप्थ, वो हमारा कांस्टेंट है, यानी परमिबिलिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द डेप्थ। दूसरा कि जो फ्लो अकर हो रहा है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हेड होगा वो पोर प्रेशर डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू होगा। गामा डब्ल्यू जो है कांस्टेंट है, यूनिट वेट ऑफ वाटर कांस्टेंट तब होगा जब हमारा जो वाटर है, इट इज अज्यूम्ड कि हमारा जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल हो। तो हमारा आपको पता है पोर वाटर प्रेशर की यूनिट जो होगी रो जी एच होगी, तो रो जी एच हमारा रो डब्ल्यू जी यानी गामा डब्ल्यू इंटू एच, एच इज द पोर प्रेशर हेड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉयल सॉलिड्स हमारे कांस्टेंट है, उसके लिए हमारी जो एक्सप्रेशन बनती है 1/1 प्लस ई नॉट इनिशियल वॉइड रेशियो मल्टीप्लाइड बाई जो वॉल्यूम है सॉयल सैंपल की, ठीक है, वो हमारी कांस्टेंट है। तो हमारा जो बी पैरामीटर है वो वॉल्यूम ऑफ सॉयल सॉलिड कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहा है। गामा डब्ल्यू कांस्टेंट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो पानी है, वाटर है, वो इनकम्प्रेसिबल है। एच इक्वल टू यू कॉमा गामा डब्ल्यू, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्लो है हमारा, जो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है पोर प्रेशर हेड है, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो ये कह रही है कि जो एवी पैरामीटर है वो कांस्टेंट है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो कंसोलिडेशन प्रोसेस के समय जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वो हमारा स्मॉल चेंजेस इन इफेक्टिव स्ट्रेस, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज है वो बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट्स में हो रहा है, और उसकी वजह से हमारा जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वो अकर हो रहा है सिस्टम में। तो उसकी वजह से हमारा जो एवी है वो हम कांस्टेंट लेंगे थ्रू आउट द कंसोलिडेशन प्रोसेस, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो चेंज इन वॉइड रेशियो है वो हमारा एवी मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो ये यूनिक रिलेशनशिप जो है हमारी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन प्रोसेस में अकर करती है। तो ये कुछ आपका रेफरेंसेस थे जो कि स्टैंडर्ड बुक से थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।